बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन जहानिया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद जुल्फ़िकार ढिल्लू साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन जहानिया हैं। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, वकला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे और इस बार को लेकर आप क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, वकला के लिए क्या इस्लाहत ला रहे हैं, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आवाज़ बहावलपुर चैनल से आपको मुबारकबाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भाईजान, आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। माशाल्लाह। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मुल्तान से हासिल की और बड़ी स्ट्रगल के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पे हूँ। इस मकाम पे पहुँचने में जहाँ मेरे असातिज़ा का हाथ है, वहाँ मेरे वालिदैन की दुआएं भी मेरे साथ शामिल हैं। बिल्कुल। सर, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? जी, मेरी फ़ैमिली में मेरे अंकल एडवोकेट थे, चौधरी सगीर अहमद साहब, एक्स जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच भी थे। ठीक सर। फ़ौत हो चुके हैं, तो उनको देख के मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी तरह एक अच्छा लायर बनूं। तो इस तरह मैंने ये इस पेशा को अडॉप्ट किया। ठीक। आपने वकालत का आगाज़ कब किया? मैंने 2001 से अपनी प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ किया। सिविल के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम थे मलिक मोहम्मद हनीफ़ आरई साहब, जिनसे मैंने अपने सिविल लॉ की तरबियत हासिल की है। और फ़ौजदारी के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम थे जनाब मोहम्मद आरफ अलवी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो इस तरह मैंने सिविल और फ़ौजदारी प्रैक्टिस का आगाज़ मुल्तान से किया था और उसके बाद मैं अपनी तहसील जहानिया में यहाँ से अपनी वकालत के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया। ठीक। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं सर? स्टार्टिंग में तो मैं फ़ौजदारी केसेस ज़्यादा करता था। 2007 से 2009 तक मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट इस तरह फ़ौजदारी केसेस में ज़्यादा था। मगर वक्त के साथ साथ मुझे केसेस ने ही सिविल लॉयर भी बना दिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास सिविल की भी अच्छी प्रैक्टिस है और मैंने बड़े लीडिंग केसेस जो विन किए हैं। ठीक। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं और इस बार के सदर भी हैं। तो आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वकालत का मकसद हसूल इंसाफ होता है। मैं कहता हूँ कि एक अच्छे वकील ईमानदारी, जुर्रत और दानिशमंदी के मजमूए का नाम है। जब वकील ईमानदारी से, मेहनत से काम करेगा और वक्त को मद्देनज़र रखेगा तो वो एक अच्छा लायर भी बन सकता है और उसकी प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए एक लीडिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है। ठीक। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या तबसरा करेंगे? किसी भी केस को जब तक आप बुनियादी कानून को नहीं देखेंगे और जजमेंट्स का हवाला नहीं देंगे, जजमेंट्स को नहीं देखेंगे, तो एक किसी भी केस को अच्छी तरह से डील नहीं किया जा सकता है। तो किसी केस को डील करने के लिए सबसे पहले कानून से बुनियादी वाकफियत ज़रूरी है। ठीक। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब, मैंने पहले अर्ज़ किया, मोहम्मद आरफ अलवी साहब थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, सदर हाई कोर्ट भी रहे हैं, इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं। मेरे लिए वो एक लीडिंग लायर भी थे और मेरे उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वकालत की दुनिया में दाखिल किया। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, दोनों सिस्टम एक तरफ से नहीं सुस्त रवि का शिकार होता।
जहाँ पे वकला कोर्ट्स के साथ तावन नहीं करते, जी। दूसरी तरफ जुडिशरी जो है वो भी वकला के साथ तावन नहीं करती। तो सिविल केसेस में और फौजदारी केसेस में दोनों में सुस्त रवि का अलग-अलग सिस्टम है। जब अगर फौजदारी केसेस को देखा जाए तो उसकी डिलेइंग जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पे होती है, और अगर सिविल केसेस को देखा जाए तो वो उसमें जब तक दोनों फ्री कैम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तो केस का फैसला बर वक्त नहीं हो सकता। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? जब तक लॉ रिफॉर्म्स नहीं की जाए और इंसाफ का हसूल सस्ता नहीं किया जाए और इंसाफ दोनों फ्रीकैन के लिए तिकता नज़र ना आए तो उस वक्त तक इंसाफ जो है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हो सकता। ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए एज आ कानूनदान, और आप इस बार के सदर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती दोनों डिफरेंट अमल हैं। हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती प्रॉपर मेरिट पे होनी चाहिए, काबिलियत पे होनी चाहिए। वकला का जब उनको अपॉइंट करते हैं तो उनका केसेस की रेशो देखी जाती है, उनकी काबिलियत देखी जाती है, एजेंसियाँ रिपोर्टिंग करती हैं। बहुत सारे मामलात हैं जब प्रॉपर किसी एलिजिबल पर्सन को अपॉइंट किया जाए तो फिर ही जाके मेरिट कंसीडर होता है। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि भी जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट पे ही हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह है। हाई कोर्ट से जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है और वो भी मेरिट पे ही होता है। तो जब मेरिट पे कोई काम होगा तो उसका रिज़ल्ट भी प्रॉपर आएगा, अगर मेरिट पे नहीं होगा तो उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं होता। ठीक। बहुत बड़ा अमल है वकला की प्रैक्टिस में। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? दिल जोई से मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिवली अपने काम में दिल लगन से, दिल जोई से, ईमानदारी से अपने काम को सर अंजाम देना। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबसे पहले तो वालिदैन का किरदार होता है। मेरे वालिदैन ने मेरी इस मकाम तक पहुंचाने में आज भी मेरे साथ है। मेरी वालिदैन का, मेरी वालदा का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ी दुआएं हैं मेरी वालदा की मेरे साथ। और जहाँ तक उसातिज़ा हैं तो उसातिज़ा भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। जिन लोगों ने अपने वालिदैन और अपने उसातिज़ा की लीडिंग ली है उन्होंने कोई ना कोई मकाम हासिल कर लिया है। तो मेरी इस मेहनत में मेरे वालिदैन और मेरे उसातिज़ा बराबर के शरीक हैं। ठीक। सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म में वकालत से पहले तो बड़ा घूमे फिरे हैं, हर शहर को विज़िट किया हुआ है। जब से प्रैक्टिस में आया हूँ, वकालत स्टार्ट की है, तो अपनी तन मन धन मैंने अपने प्रैक्टिस में लगा दिया है और अपनी इस शार्ट पीरियड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से। सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म का बहुत शौक़ है, मगर जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ उस वक्त मैंने इसको लिमिटेड कर दिया है। अपने प्रोफेशन से मैं मुखलस हूँ। दिन रात अपने प्रोफेशन को तरक्की देने के लिए और इंसाफ को डिलीवर करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। दिन रात मैं इसमें अपनी लगन से काम कर रहा हूँ। पसंदीदा शहरों में इस्लामाबाद मेरा पसंदीदा शहर है, लाहौर मेरा पसंदीदा शहर है और मुल्तान तो मेरा आबाई शहर है, इसलिए मैं इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिल्कुल। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ जी। मैं तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सब्ज़ियाँ ही मेरा खाना रही हैं शुरू से। मीट गोश्त वगैरह तो मैं पसंद नहीं करता। ठीक। सुबह बहावलपुर या मुल्तान एज आ कानूनदान आपकी क्या राय है?
देखिए, ये तो वसाइल की बात होती है। सूबा बहावलपुर भी अच्छा सूबा है, मगर वो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सराइकिस्तान और की बाबत जो मसाइल बन रहे हैं। तो सूबा बहावलपुर एक सराइकी बैलेट है, तो मुल्तान जो है वो मिक्सअप है, यहाँ पे पंजाबी लोग भी आबाद हैं, सराइकी लोग भी आबाद हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बहावलपुर को बना दिया जाए तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। अदरवाइज़ मुल्तान जो है वो तो मेरा बुनियादी शहर है, मैं कहूँगा कि मुल्तान को ही सूबा होना चाहिए। ठीक, आप जी नाज़रीन, हम इस वक्त बार एसोसिएशन जहानिया में मौजूद हैं। हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं। वकुला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है, तो सदर साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, प्रोफेशनल क्वेश्चन तो आपसे हो गए हैं, अब बार की डेवलपमेंट के हवाले से और वकुला साहबान के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। वकुला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है, माशाल्लाह आप सदर बन गए हैं और भारी लीड से इलेक्शन जीते हैं। वकुला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे पहला मरहला तो जब कैंडिडेट को सिलेक्शन का होता है जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों ने, मेरे उस्ताज़ा ने, मेरे लीडर्स ने सबसे पहले तो मुझे इस बात के लिए सेलेक्ट किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए प्रेसिडेंट का। उसके बाद मेरे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है और मुझे कामयाबी दिलाई है। तो इस कामयाबी के पीछे मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का, अपने वकला का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का, कि जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और मैं इस ज़िम्मेदारी को इंशाल्लाह ताला बड़े पॉजिटिवली निभाऊंगा। जनाब, बार एसोसिएशन जहानिया के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि आप अपने इस टेनोर में हल कर जाएं? जहानिया बार एसोसिएशन का क़याम 1999 में हुआ था। सबसे पहले अदालतें सरकारी बिल्डिंग में शुरू की गई। 2009 में प्रॉपर जुडिशल कम्प्लेक्स बना। ये तहसील बार है। तहसील बार के एक अपने ही मसले होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला वकला के लिए कार पार्किंग का है, चैम्बर्स का मसला है। वकला के लिए चैम्बर्स नहीं है, जो यंग वकला आ रहे हैं उनके लिए ऑफिसेज नहीं है और लिटिगेंट शेड नहीं है। यहाँ पे रोड के ऊपर है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाल्लाह ताला मैं हम अपने दौरे इक़्तिदार में कोशिश करेंगे कि वकला के जितने भी मसाइल हैं, जिसमें कार पार्किंग का मसला है, चैम्बर्स का मसला है, जुडिशल कॉलोनी का मसला, वकला कॉलोनी का मसला है, तो इस तरह के मसले हम अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाल्लाह ताला हल करवाएंगे। ठीक, आपके इस टेनोर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बार हमेशा जुडिशरी के साथ तावन करती है और जुडिशरी जो है हमेशा बार के साथ तावन करती है। तो बहुत अच्छी तरह बार और बेंच आपस में सही तरह तावन करके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। सर, बार एसोसिएशन जहानिया में आप जब से सदर बने हैं अब तक आपने क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है? अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ये 3-4 माह हुए हमें आए हुए। फंड्स की कमी है, बार के पास प्रॉपर वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी फ़ंड नहीं मिले। मगर सबसे हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे यंग वकलास के लिए चैम्बर्स की तामीर है, कार पार्किंग का मसला है, उसको हल करवाएंगे और दीगर मसाइल जिसमें कंटीन वगैरह का मसला है, लाइब्रेरी का मसला है, तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे हल करेंगे। ठीक, पाकिस्तान में यंग वकला के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो एज आ कानूनदान के हल हो जाएं? यंग वकला के लिए सबसे पहला मसला तो उनके लिए अर्निंग का होता है। कोई यंग वकील आता है तो सबसे पहला मसला उसके लिए अपने ऑफिस को मेंटेन करना, अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, अपनी आमदोरफ्त को मेंटेन करना। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है यंग वकला के लिए। अगर पंजाब बार कौंसिल इस बात पे तवज्जो दे और यंग वकलास के लिए कोई सैलरी पैकेज अनाउंस करे तो यंग वकला का मसला हल हो सकता है। ठीक, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस बार को लेकर? बार के लिए तो हमेशा मसाइल रहते ही हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमेशा तरक्याती काम ही रहता है। बार की वेलफेयर को देखना, बार के दीगर मसाइल जिसमें लाइब्रेरी का मसला आ जाता है, तो इन मसाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे हल करना ये हमारी प्रायोरिटी रही है और इंशाल्लाह हम इसी प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं और इसी प्रायोरिटी को लेके आगे चलेंगे।
ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ सदर बार एसोसिएशन जहानिया आपका क्या मैसेज है? देखिए, सदर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम होता है। किसी भी अदारे की तरक्की, उसकी वेलफेयर, जब तक तमाम वकला मिलकर सदर के साथ ना चलें तो उस वक्त तक बार के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। तो मेरी बार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बार का कि हमें जब कभी कोई मसला पेश हुआ है तो हमारे बार के वकला ने ग्रुपों को बाला ताक रखते हुए उस मसले के हल के लिए अपनी कोशिश की है और हमने उस मसले को हल करवाया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बार का, जो हमें कदम पे कदम हमारा साथ देते हैं और हम बार के मसले जो मसाइल होते हैं उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं। ठीक हैं आप। हाई कोर्ट की तरफ से वकला के लिए कुछ इकदाम हाई कोर्ट करता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हाई कोर्ट बार मुल्तान जो है उन्होंने एक स्कीम मुतारफ़ कराई है जिसमें वो हर उस मेंबर को जो हाई कोर्ट बार का मेंबर है जी, उसको डेथ क्लेम देते हैं। तो इसके अलावा बाकी तो कोई कुछ नहीं देते, सिर्फ डेथ क्लेम वाली जो इनकी स्कीम है वो हाई कोर्ट की बेहतर है, वो वकला को अप्लाइज करते हैं डेथ क्लेम दे के। ठीक। सर, पंजाब बार कौंसिल वकला बरादरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? ये जितने भी वकला हैं इनको सबसे पहले तो पंजाब बार कौंसिल लाइसेंस जारी करती है और प्रॉपर वो वकील बन के फील्ड में आते हैं। तो हमारा अदारा है पंजाब बार कौंसिल, जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर तमाम वकील काम करते हैं। वकला की वेलफेयर के लिए पंजाब बार कौंसिल हमेशा अपना किरदार अदा करती है, बार्स को हैंडल करती है, बार्स के बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना, बार के दीगर मसाइल। तो पंजाब बार कौंसिल हमेशा वकला की रहनुमाई करती है, प्रैक्टिस में उनका साथ देती है। दीगर कोई मामला हो बार्स का तो उसमें वो पंजाब बार कौंसिल जो है वो इसको सॉल्व करती है। ठीक। सर, वकला सबान स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये बताइएगा। देखें, जब कभी कोई स्ट्राइक आती है तो वो किसी अदारे के ख़िलाफ़ ही होती है। डायरेक्टली कभी वकला ने स्ट्राइक नहीं की। जहाँ पे वकला के मफादात के अगेंस्ट कोई भी अदारा जाता है तो वहाँ पे हमारा पंजाब बार कौंसिल अदारा जो है पहले उसको वार्न करता है। जब वो वार्न करने के बावजूद भी वो अदारा अपनी लिमिट्स में नहीं रहता तो फिर पंजाब बार कौंसिल कॉल की स्ट्राइक देता है। कॉल की स्ट्राइक में जहाँ पे आवाम के लिए मसाइल पैदा होते हैं वहाँ पे एक एहतजाज के तौर पे ये कॉल होती है कि ये एहतजाज होता है किसी भी अदारे की तरफ से। तो वकला की तरफ से ये एक एहतजाज है, एहतजाज की कॉल होती है कि ये अदारा अपने लिमिट्स में रहे और अपनी हदूद में काम करे, पंजाब बार कौंसिल में वकला के मामलात में मुदाखलत ना करे। तो इस तरह नुकसान तो होता है, मगर जब अदारे हदूद में नहीं रहेंगे तो इस तरह का मैटर जो है वो पंजाब बार कौंसिल को करना पड़ता है। ठीक। आप अपनी बार में वकला की डिग्निटी के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? वकला की डिग्निटी कभी भी हम मुतासर नहीं होने देते। जब किसी भी पर्सन को वकील का लाइसेंस मिल जाता है, वो अपने नाम के साथ वकील लिख लेता है, तो उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम हम पे भी वाजिब हो जाता है, उसका एहतराम, उसका इज़्ज़त माशरे पे भी वाजिब हो जाता है। वो एक लीडिंग पर्सन होता है माशरे में। तो हमेशा कोशिश की जाती है कि जो वकील है वो अपने आप को पॉजिटिव रखे, माशरे में पॉजिटिव किरदार अदा करे। और हम भी कोशिश करते हैं कि किसी भी वकील की अगर जहाँ पे इज़्ज़त और हुर्मत की बात होती है तो कोई भी अदारे या कोई भी शख्स उनकी इज़्ज़त और हुर्मत पे कोई बात ना करे। जनाब, वकला साहबान हड़ताल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इस बारे में हमें बताइएगा। वकला की स्ट्राइक का डायरेक्टली ना फ़ायदा तो नहीं है कोई भी ऐसा, इसका नुकसान तो है, आवाम पे इस पर बर्डन जाता है। मगर जब भी कभी स्ट्राइक की कॉल आती है, ये हमें पंजाब बार कौंसिल की तरफ से स्ट्राइक की कॉल आती है, तो जब अदारे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, लिमिट्स को क्रॉस करके दूसरे अदारों में मुदाखलत करते हैं, तो उस वक्त पंजाब बार कौंसिल सबसे पहले उस अदारे को वार्न करता है, उसके हेड को वार्न करता है, उसको तहरीरी तौर पे इन्फॉर्म करता है। अगर इसके बावजूद भी अदारे अपने लिमिट्स में नहीं रहते तो फिर पंजाब बार कौंसिल कॉल की स्ट्राइक देती है, जिसको तमाम वकील फॉलो करते हैं। मगर स्ट्राइक जो है वो इट्सल्फ एक एहतजाजी कॉल होती है जिसमें अदारे को वार्न करना होता है कि भाई अगर आप अपने लिमिट्स में नहीं रहे तो इससे आगे भी बात जा सकती है। उसमें नुकसान तो साइलिन का होता है, जहाँ पे साइलिन का होता है वहाँ पे वकला का भी नुकसान होता है। तो कॉल्स कोई अच्छा नहीं है इसमें, कभी स्ट्राइक की कॉल्स आनी चाहिए।
मगर जब अदारे इस हद तक आगे निकल जाते हैं, इस हद तक आगे अपने आप को रूल्स एंड लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उस वक्त फिर पंजाब का बार कौंसिल को स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ती है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।